हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। न्यू सक्सेस जोन के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे मात्र आधे घंटे में। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एक फर्मी बराबर होता है तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻⁵ एंगस्ट्रम के। अगले सवाल पे आते हैं। किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो किसी वस्तु का अधिकतम भार निर्वात में होता है, क्योंकि निर्वात में क्या होता है, उत्प्लावक बल कार्य नहीं करता है। अगले सवाल पे आते हैं। ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? तो ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता गुणांक घटता है। अगले सवाल पे आते हैं। लड़का पैदा होगा किस कंडीशन में? लड़का पैदा होगा XY गुणसूत्र से लड़का का पैदा होता है। अगले सवाल पे आते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो होता है स्टार्च के पाचक में सहायक होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है, जबकि विटामिन A, विटामिन B और विटामिन D पाया जाता है। सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण जो होता है बहुत कम होता है। तो सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण बहुत कम होता है। जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। 1 मेगावाट बराबर होता है, तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो पूछा जा रहा है 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी? तो लिफ्ट का खोज किया गया था ओटिस के द्वारा 1852 में। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? तो MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, और इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि फोर्स के लिए न्यूटन हो जाएगा इसका मात्रक, और लेंथ है तो मीटर हो जाएगा, इसलिए इसका पृष्ठ तनाव की इकाई हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। अगले सवाल पे आते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है वह होता है C12। अगले सवाल पे आते हैं। कुहासा क्या है? तो कुहासा एक विषमांग मिश्रण होता है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो किसी परमाणु के जो गुण होते हुए निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अगले सवाल पे आते हैं। कैथोड किरणें बनी होती, तो कैथोड किरणें बनी होती हुए बनती है इलेक्ट्रॉन से। अगले सवाल पे आते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो अनिश्चितता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता तत्व फ्लोरीन होता है। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 75%, क्योंकि हम जानते हैं जो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। फॉस्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो फॉस्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। अगले सवाल पे आते हैं। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम होता है ऑरम, और इसका प्रतीक होता है क्या? Au। क्या होता है प्रतीक? Au। अगले सवाल पे आते हैं। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोना का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा Au। अगले सवाल पे आते हैं। शुद्ध जल क्या होता है? तो शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। अगले सवाल पे आते हैं। रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो रासायनिक पदार्थों का सम्राट जो कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी कि H2SO4 को कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है, जबकि एसिडिक होगा तो उसका pH मान 7 से कम होगा, और न्यूट्रल यानी कि उदासीन होगा तो उसका pH मान 7 के बराबर हो जाएगा।
सिरके में पाया जाता है कौन सा अम्ल? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन के द्वारा, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण किया था वह बेंडा के द्वारा किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया सेंट्रोसोम से प्रारंभ होती है। अगले सवाल पे आते हैं, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, इंजाइम किस में नहीं होता है? तो इंजाइम जो होता है वायरस में नहीं पाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? तो टीएमवी का शब्द संबंधित है वायरस से, और टीएमवी का पूरा नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। अगले सवाल पे आते हैं, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है। कितनी जोड़ी पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती है। अगले सवाल पे आते हैं, वायरस की खोज किसने की थी? तो डी.आई. बानोवस्की के द्वारा वायरस का खोज किया गया था। चाय के लाल कीट का कारण क्या होता है? तो चाय के लाल कीट का कारण होता है हरा शैवाल। विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। पूछा जाएगा दोस्तों कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी का निर्माण हाइड्रोजन से किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? तो ये होता है अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि परावैंगनिक किरण के द्वारा होता है, और परावैंगनिक किरण का खोज किया गया था रीटर के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन को प्रयोग में लाया जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। अगले सवाल पे आते हैं, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व को क्या होता है? तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन होता है। अगले सवाल पे आते हैं, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो ये CaOH का होल ट्वाइस के यूज करके पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू जो होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। अगले सवाल पे आते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगले सवाल पे आते हैं, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो 1 लीटर में कुल 0.2642 गैलन होता है। अगले सवाल पे आते हैं, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगले सवाल पे आते हैं, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन थे? तो लॉगरिथम के आविष्कारक थे, उनका नाम था जॉन नेपियर। अगले सवाल पे आते हैं, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्स प्लांक। अगले सवाल पे आते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन है? तो वायुमंडल का आर्द्रता मेजर करेंगे उस मेजरमेंट का नाम है हाइग्रोमीटर। अगले सवाल पे आते हैं, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। अगले सवाल पे आते हैं, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर, और इसका जो फॉर्मूला होता है कक्षीय वेग का, यानी कक्षीय वेग का फॉर्मूला तो VO बराबर होता है √/GR। इसलिए इसका जो वेग निर्भर करेगा त्रिज्या पे डिपेंड करेगा। अगले सवाल पे आते हैं,
घड़ी में चाबी देना उदाहरण होता है, तो घड़ी में चाबी देना उदाहरण होता है स्थितिज ऊर्जा का, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। अगले सवाल पे आते हैं। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिए जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा का मान 125% बढ़ जाएगा। जैसा कि हम फार्मूला से जानते हैं कि के बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P²/2m। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बोल रहा है 50% से बढ़ा दिया गया, तो 50% से बढ़ा देंगे तो 100 पहले था तो 150 हो जाएगा, स्क्वायर होता है तो 150 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 225/00/100 हो जाएगा। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 225 हो गया, और 225 माइनस 100 कर देंगे। कितना कर देंगे दोस्तों? 100 कर देंगे, तो 125 हो गया। तो 125 इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 125% वृद्धि हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 125%। अगले सवाल पे आते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है। अगले सवाल पे आते हैं। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? पूछा जा रहा है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हवा में जो होता है अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होता है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है प्रत्यास्था गुणांक। अगले सवाल पे आते हैं। पनडुब्बी आधारित है, तो पनडुब्बी जो आधारित होता है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगले सवाल पे आते हैं। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ऐसा होता है। अगले सवाल पे आते हैं। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो, तो अपश्रव्य तरंग वैसी को कहा जाता है जिसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, उसको अपश्रव्य तरंग कहेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जबकि प्रकाश क्या होता है? प्रकाश होता है अनुप्रस्थ। क्या होता है दोस्तों? प्रकाश पूछा जाएगा कैसा तरंग होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगले सवाल पे आते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या पर की होती है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी दोस्तों। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है F = R/2 होता है, इसलिए आधी हो जाएगी। अगले सवाल पे आते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह काल्पनिक एवं सीधा होगा। अगले सवाल पे आते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग का जो स्पीड होता है प्रकाश के स्पीड के बराबर होता है, और प्रकाश का स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग पर आवेश कितना होता है? तो आवेश 0 होता है। अगले सवाल पे आते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस जो होता है वो होता है उत्तल लेंस। अगला सवाल है। E = mc² को प्रतिपादित किया था, तो E = mc² को प्रतिपादित किया गया था आइंस्टीन के द्वारा। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है यूरेनियम में। अगले सवाल पे आते हैं। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, तो जो फ्यूज का जो पदार्थ होता है उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए
एवं गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट निम्न होना चाहिए। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रतिरोध उच्च होना चाहिए एवं गलनांक निम्न होना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो गामा किरण की आवृत्ति जो होती है अधिकतम होती है। अगले सवाल पे आते हैं। ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो ऊर्जा का क्षय जो होता है एसी धारा में होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में होता है। प्रत्यावर्ती धारा को ही एसी करंट कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। अगले सवाल पे आते हैं। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो ये जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। अगले सवाल पे आते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ऊष्मा का तीव्र गति से जो संचालन होगा वो विकिरण यानी कि रेडिएशन के थ्रू होता है। न्यूनतम संभवतः ताप होता है। तो न्यूनतम संभवतः ताप जो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले सवाल पे आते हैं। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि क्या होती? तो यदि वायुमंडल नहीं होती तो दिन की अवधि घट जाती और रात की अवधि बढ़ जाती। अगले सवाल पे आते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण जब लगेगा उस समय सूर्य का किरीट या कोरोना वाला भाग दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या करेगा? कांच से वायु में जाएगा। कांच से वायु में जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा? सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। आते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैगनी कलर का होता है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है? तो अवरक्त किरण का जो तरंग दैर्ध्य होता है सर्वाधिक होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन होता है, तो आप लोग याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है गामा एक्स यू वी आई एम आर। ये सब क्या है? तो ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब हम इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? हमारा जो वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य होता है इसमें इंक्रीमेंट होता है, यानी कि इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। तो हमसे पूछा जा रहा है किसका ज़्यादा होता है? तो ऑप्शन के अनुसार हमारा इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किया था रोमर ने। अगले सवाल पे आते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच। अगले सवाल पे आते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश क्या करेगा? वायु से कांच में जाएगा तो उसका वेवलेंथ घट जाएगा यानी कि तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूछा जा रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस कंडीशन में होगा? जब प्रकाश जाएगा हीरे से कांच में उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु बोले या ऑप्टिकल फाइबर बोले, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल के द्वारा बदला जाता है। डायनमो जो होता है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगले सवाल पे आते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो ये हो जाएगा डायनमो के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का ताप होता है 1.5 × 10⁷ केल्विन के बराबर होता है। अगले सवाल पे आते हैं। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का दाब 2 × 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर के बराबर होता है। अगले सवाल पे आते हैं। परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो परमाणु रिएक्टर आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। अगला सवाल है। परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम जो आधारित होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। पूछा जा रहा है परमाणु बम किस पर आधारित है? तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला सवाल है।
हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। अगले सवाल पे आते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं सेमीकंडक्टर होते हैं। कैसे संयोजी होते हैं, तो चतुर्थ संयोजी होते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। पॉजिट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया, तो पॉजिट्रॉन का खोज किया गया था एंडरसन के द्वारा। एक कूलाम आवेश बराबर होता है, तो एक कूलाम में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगले सवाल पे आते हैं। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो कोई भी तार होगा उसकी प्रतिरोधकता जो होता है वो डिपेंड करता है पदार्थ पर। अगले सवाल पे आते हैं। 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, तो मैक संख्या का प्रयोग करेंगे विमान के चाल को निर्धारित करने के लिए। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। अगले सवाल पे आते हैं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो प्रकाश का जो तरंग है उसके सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था हाइजेंस के द्वारा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, तो इंद्रधनुष में सर्वाधिक विक्षेपण जो होता है वह बैगनी रंग का होता है। अगले सवाल पे आते हैं। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है, तो पानी के ऊपर तेल का जो परत होता है चमकता है, तो वह होता है व्यतिकरण के कारण। अगले सवाल पे आते हैं। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, तो धूप के जो चश्मे होता है उसका पावर में 0 डायोप्टर होता है। अगले सवाल पे आते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूलकण यानी कि डस्ट पार्टिकल। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण परावर्तन पे कार्य करता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की गति कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम मानी जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो ये पहुंचती है विकिरण के द्वारा यानी कि रेडिएशन के थ्रू सूर्य की ऊष्मा हम तक यानी कि पृथ्वी तक पहुंचती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का क्या कार्य होता है, तो थर्मास्टेट का कार्य होता है एक समान ताप को बनाए रखना। अगले सवाल पे आते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, तो शुद्ध जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन के बराबर होता है। अगले सवाल पे आते हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है इस्पात में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। अगले सवाल पे आते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। अगले सवाल पे आते हैं। ध्वनि का जो प्रभाव होता है हमारे कान में कितने समय तक रहता है, तो ये हमारे कान में रहता है 1/10 सेकेंड तक। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो प्रतिध्वनि का जो कारण है वह है ध्वनि का परावर्तन। अगले सवाल पे आते हैं। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टी बराबर क्या होता है 2π√LY/G। अगले सवाल पे आते हैं। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि जैसा कि फॉर्मूला में बताया गया कि टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2π√LY/G। तो ये क्या होता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए कितना भी आदमी झूले पे बैठ जाएगा उसके आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह लेंथ पे डिपेंड करता है। आते हैं अगले सवाल पे। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, तो सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है।
केशिका नली में जल का ऊपरी सतह कैसा होता है? तो केशिका नली में जल का ऊपरी सतह अवतल होता है। अगले सवाल पे आते हैं। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाता है। पूछा जा रहा है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है? तो पारे को जब एक बर्तन में रखेंगे तो उसका मेनिस्कस हो जाएगा उत्तल। अगले सवाल पे आते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाएगी, यानी कि घटता है। अगर पानी के नीचे जाएंगे तो प्रेशर जो होता है, दाब होता है, वह बढ़ता है। अगले सवाल पे आते हैं। एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। किसी वस्तु का भार अधिकतम क्या होता है? तो किसी भी वस्तु का भार जो होगा अधिकतम वह निर्वात में होता है। अगले सवाल पे आते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है। तो पूछा जा रहा है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81। अगर वही भार की चर्चा की गई होती तो 1/6 हो जाता। अगले सवाल पे आते हैं। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये चक्कर लगाता है 24 घंटा में। अगले सवाल पे आते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। वही पूछा जाए कि चंद्रमा से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो चंद्रमा से पलायन वेग का मान होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। और पलायन वेग का जो फॉर्मूला, तो पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है रूट, यानी कि VE बराबर होता है √2GR। अगले सवाल पे आते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? तो जब किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उसका भार में परिवर्तनशील होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे या नीचे गिरेगी तो जी का मान क्या होगा? तो जी के मान में मतलब कमी आएगी। इस तरह से क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील हो जाएगा उसके भार में। अगले सवाल पे आते हैं। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर के द्वारा ग्रहों के नियम को प्रतिपादित किया गया था। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन का सिद्धांत जो है रैखिक संवेग का संरक्षण है। इसी सिद्धांत पे एक जेट इंजन काम करता है। अगले सवाल पे आते हैं। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो ये करेगी 45 डिग्री पर मैक्सिमम डिस्टेंस को तय करेगी। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है कम घनत्व, यानी कि मिनिमम डेंसिटी। अगले सवाल पे आते हैं। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे शून्य होती है। अगले सवाल पे आते हैं। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो ये 356 डिग्री C तक प्रयुक्त हो सकता है। अगला सवाल है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव कैसी होती है? पूछा जा रहा है किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो ये अनुदैर्घ्य होती है। अगले सवाल पे आते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा? तो उस स्थान पर नति कोण का मान 45 डिग्री होगा। द्रव तरंगों की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। तो द्रव तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह आवेश पर निर्भर नहीं करती है, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अगले सवाल पे आते हैं।
आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अगला सवाल है कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है? तो न्यूट्रॉन जो होता है सर्वाधिक अस्थायी होता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम मापता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को। अगले सवाल पे आते हैं, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो श्यानता की एसआई इकाई होती है पॉइज होती है। एक फैदम में कितना फीट होता है? तो एक फैदम में कुल 6 फीट होता है। अगले सवाल पे आते हैं, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो टाइपराइटर के आविष्कारक है सोल्स। अगले सवाल पे आते हैं, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो होता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। मानक दाब बराबर है, तो मानक दाब बराबर होता है एक वायुमंडलीय दाब के। अगले सवाल पे आते हैं, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो केल्विन मान में मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। पारा जमता है -39 डिग्री सी पर। अगले सवाल पे आते हैं, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? तो उच्च टेम्परेचर को अगर मापना है तो हम पायरोमीटर का यूज करेंगे। अगले सवाल पे आते हैं, सूक्ष्म सेल क्या है? तो सूक्ष्म सेल जो होता है एक प्राथमिक सेल होता है। अगला सवाल है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की गति जब कांच से गुजरेगी तो उस कंडीशन में न्यूनतम होगी। अगले सवाल पे आते हैं, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। तो त्वरित चालक तांबा से बनाया जाता है। किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? तो मोटर का जो काम होता है डायनमो के कार्य का उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायनमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसलिए कहा गया है कि डायनमो का कार्य जो होता है मोटर के कार्य का उल्टा होता है। अगले सवाल पे आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो मापा जाता है फ्लक्सोमीटर के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को मेजर करेंगे। अगला सवाल है, नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का एंगल जो होता है वह 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अगले सवाल पे आते हैं, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का जो नमन कोण होता है वह 90 डिग्री होता है। अगले सवाल पे आते हैं, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक जो है वह है ब्रॉडशॉ। कॉस्मिक किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? कॉस्मिक किरण का खोज किया गया था विक्टर हेस के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नियंत्रित विखंडन के द्वारा होती है। अगले सवाल पे आते हैं, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 को उत्सर्जित गामा किरण करता है। गामा किरण के द्वारा कोबाल्ट 60 को उत्सर्जित किया जाता है। और गामा क्या है? गामा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगले सवाल पे आते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन का खोज किया गया था एंडरसन के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। अगले सवाल पे आते हैं, अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो अतिचालक का जो लक्षण होता है इसमें शून्य पारगम्यता होता है। क्या होता है दोस्तों? अतिचालक में शून्य पारगम्यता होता है। शून्य पारगम्यता। अगले सवाल पे आते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के थे? तो वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध था ग्रीस से। अगले सवाल पे आते हैं, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता पाई जाती है वह है यूरेनियम 235। अगले सवाल पे आते हैं, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में
हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है, चुंबकीय याम्नोत्तर और भौगोलिक याम्नोत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय याम्नोत्तर और भौगोलिक याम्नोत्तर के बीच को कोण को चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। अगला सवाल है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो सर्वाधिक भेदन क्षमता जो होती है ये होती है गामा किरण की, और गामा किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका स्पीड जो होता है प्रकाश के स्पीड के बराबर होता है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगले सवाल पे आते हैं, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो दिन की अवधि कम हो जाती और रात की अवधि ज़्यादा हो जाती। अगले सवाल पे आते हैं, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 थीटा। अगले सवाल पे आते हैं, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? पूछा जा रहा है किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो ये हो जाएगा अवरक्त का। अवरक्त का जो तरंग दैर्ध्य होता है सर्वाधिक होता है। अगले सवाल पे आते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक होता है वो पारा होता है। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, तो पूछा जा रहा है खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, तो निम्न विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च चालकता। विशिष्ट ऊष्मा क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए एवं चालकता उच्च होना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं, किसी गैस के आयतन प्रसार गुणांक हमेशा कैसा होता है? पूछा जा रहा है किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होता है? तो ये ऋणात्मक होता है। अगले सवाल पे आते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg होता है। अगले सवाल पे आते हैं, भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू अस्थिर उपग्रह का कार्यकाल 24 घंटे का होता है। अगले सवाल पे आते हैं, लिफ्ट की खोज किसने की? तो लिफ्ट का जो खोज किया गया था ओटिस के द्वारा किया गया था और ये 1852 में किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा कैसी होती है? तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी विमान हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो कुछ ऊंचाई पे उड़ेगा और वो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, इसलिए उसके साथ क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी। आते हैं अगले सवाल पे, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है? तो 0 डिग्री C पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो इसका मान घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाए या नीचे जाए जिसके G के वैल्यू में क्या होगा? कमी आएगी। अगले सवाल पे आते हैं, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन बढ़ता है। पूछा जा रहा है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन घट जाएगा न कि बढ़ेगा। इसका आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। अगले सवाल पे आते हैं, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ाएंगे तो जल का जो क्वथनांक होगा वह बढ़ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप लोग का 200 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। उम्मीद है देख के आप लोगों को अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।